गुड मॉर्निंग। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑन बैंक ऑडिट। देखिए बड़ा इजी चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट एंड टू विच अथॉरिटी ऑडिटर शुड सबमिट देयर ऑडिट रिपोर्ट। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी और डिटेल दी होती थी, पर अभी जो अपना स्टडी मटेरियल उसमें डिटेल बहुत कम कर दी है। तो देखिए पहला तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट है वो हर टाइप की बैंक पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। वेदर इट्स वेदर इट्स प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, या फिर इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, राइट। उन सब पे ध्यान रखना, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के ध्यान रखना, प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा, जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर होता है और जो ब्रांच ऑडिटर होता है, दोनों को ध्यान रखना क्या होता है, LFAR पे रिपोर्टिंग करनी होती है। ब्रांच ऑडिटर के केस में क्या होता है, जो सेंट्रल ऑडिटर है, वो क्या करता है, क्वेश्चन सेंड करता है। क्या करता है, क्वेश्चन सेंड करता है किसको, ब्रांच ऑडिटर को। और ब्रांच ऑडिटर क्या करता है, इस क्वेश्चन को फिल करके क्या करता है, सेंट्रल ऑडिटर को वापस से भेज देता है। साथ में अगर उसको लगता है कोई और ऑडिट फाइंडिंग्स वगैरह है या फिर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है जो उसको शेयर करनी चाहिए, तो वो क्या करता है, साथ में उसके साथ शेयर कर लेता है। फिर ध्यान रखना, जो सेंट्रल ऑडिटर है ये क्या करता है, ये रिपोर्ट बैंक को सबमिट कर देता है, राइट। ये रिपोर्ट किसको सबमिट कर दी जाती है, बैंक को सबमिट कर दी जाती है। और फिर ध्यान रखना, बैंक क्या करती है, जो LFI में जो भी इरेगुलरिटी है और जो भी उसके एक्शंस वगैरह है या फिर जो करेक्टिव एक्शंस वगैरह जो लेने वाले हैं, प्लान एक्शन, वो ध्यान रखना, उन सबको कंसीडर करके वो रिपोर्ट किसको सबमिट कर दी जाती है, ACB को। ACB ऑफ द बैंक को क्या कर दी जाती है, रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जो सेंट्रल ऑडिटर है, जब वो रिपोर्ट सबमिट कर देता है बैंक को LFAR, तो उसके 60 डेज में ध्यान रखना, ये रिपोर्ट RBI को सबमिट होनी चाहिए। जो सेंट्रल ऑडिटर ने रिपोर्ट सबमिट करी थी अलोंग विद द ब्रांच ऑडिटर LFAR, और साथ में ध्यान रखना जो रिकमेंडेड एक्शंस वगैरह थे जो मैनेजमेंट लेने वाला था, ध्यान रखना वो भी, ध्यान उसकी भी कॉपी ध्यान रखना RBI को सबमिट होगी। एक और चीज ध्यान रखना, जो भी LFAR है ध्यान रखना कॉन्सुलेट कहाँ होती है, वो हेड ऑफिस पे कॉन्सुलेट होती है। कहाँ होती है, कॉन्सुलेट हेड ऑफिस पे होती है। और अभी बेसिक रीजन क्या था, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में ध्यान रखना, उसमें डिटेल में बहुत सारी चीजों को कवर करी जाती है। देखिए मेन ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों को कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, बहुत सारी चीजों को डिटेल में कवर किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, CAX इज कंडक्टिंग कंकरेंट ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ MNB बैंक। एक काम करते हैं, इसकी लास्ट की 2 से 3 लाइन देखें क्या है क्वेश्चन। देखिए, कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव सिचुएशन, CAX इज टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर इज नो रेवेन्यू लीकेज इन एडवांस ऑफ द ब्रांच एंड रिकवरी आर मेड ऑन द स्पॉट इन केस सच लीकेज आर डिटेक्टेड। Discuss any 5 area in this regard where concurrent ऑडिट प्रोसीजर शुड बी फोकस्ड। ओके, देखिए हम किसी बैंक की ऑडिट वगैरह हो रही है, वहाँ पे क्या है, रेवेन्यू लीकेज वगैरह हो रहा है। क्या हो रहा है, रेवेन्यू लीकेज वगैरह हो रहे हैं, हमको क्या करना है, उसको एड्रेस करना है। क्या करना है, उसको एड्रेस करना है। तो चलिए क्या करते हैं, देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या सिचुएशन बताता है। देखिए एक CAX है जो क्या कर रहा है, MNB बैंक की ऑडिट कर रहे हैं। देखिए इट्स एडवांसेज आर टू ट्यून ऑफ अबाउट ₹500 करोड़। The branch has borrower customer with cash credit, term loan and export credit facility including pre-shipment and post-shipment credits. Some customers in the branch are importer who regularly get letter of credit issued by foreign supplier. During tenure of Mr. X's concurrent auditor, fresh credit facility under aforesaid segment are being sanctioned every month to new customer. The branch is also considering request of its existing customer for enhancement, fresh requirement in line with the established norms. As a result of the above, the staff of the advanced department in the branch is always honest towards the previous regular inspection of the branch not pertaining to CAX tenure has pointed out a huge revenue leakage in advance of the branch, raising alarm bells in the zonal office and inspection department. Keeping in view of the above situation, क्या हुआ है, सिचुएशन बताया है कि बैंक का मेजर काम किस में है, एडवांस वगैरह में है।
देखिए आज गला थोड़ा सा ख़राब है तो पॉसिबली हो सकता है साउंड एकदम क्लियर नहीं हो। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना। तो देखिए बैंक का मेन बिजनेस किस में है, एडवांस वगैरह में है। और अपन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस बताया कि बैंक किस किस तरीके के एडवांसेज देते हैं। अब क्या हुआ कि जो प्रीवियस ऑडिट वगैरह होती थी वहाँ पे रेवेन्यू लीकेज के क्या थे, कुछ इंस्टेंस वगैरह थे, और सीए एक्स क्या करना चाह रहा है उसको एड्रेस करना चाह रहा है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको कोई 5 एरिया बताने हैं जिसको है ना ऑडिटर को एड्रेस करना चाहिए। तो देखिए पहले तो है ना रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है। अगर आप एडवांसेज वगैरह दे रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप एडवांसेज वगैरह दे रहे हो तो एक तो आपकी रेवेन्यू कहाँ से होगा, इंटरेस्ट से। साथ में ध्यान रखना अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हो रहा है तो पैनल चार्जेज या फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह भी लग सकता है। अगर आप क्या कर रहे हो, फ्लैश लोन वगैरह दे रहे हो तो उस केस में क्या लग सकती है, प्रोसेसिंग फी वगैरह लग सकती है, राइट। साथ में आप क्या कर रहे हो, एलसी वगैरह भी है ना, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, गारंटी दे रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या चार्ज करोगे, कमीशन वगैरह चार्ज करोगे, क्या चार्ज करोगे, कमीशन वगैरह चार्ज करोगे। आप दूसरी गारंटी वगैरह भी दे रहे हो तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, कमीशन वगैरह चार्ज करोगे। तो हमको क्या करना है, कंकरेंट ऑडिटर को बेसिकली इन 5 से 6 एरिया को क्या करना है, कंसीडर करना है। क्या करना है, 5 से 6 एरिया को क्या करना है, एड्रेस करना है। आप क्या करोगे, वहाँ पे देखो कि क्या प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है ना मेंटेन हो रहा है, क्या है ना इफेक्टिव है या नहीं है, क्या वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इंटरनल चेक, क्या बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसी है या नहीं है, क्या प्रॉपर अथॉरिटी का है ना रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट, क्या आरबीआई की गाइडलाइन से कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपन क्या करेंगे, सही चीजों को भी है ना कंसीडर करेंगे। देखिए द मेजर एरियाज टू प्लग रेवेन्यू लीकेज वेयर कंकरेंट ऑडिटर शुड फोकस ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड। देखिए पहला तो आपका क्या होगा, वेरीफाई द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एज पर टर्म्स एज पर द टर्म्स ऑफ सैंक्शन लेटर। आप पहले देखो कि सैंक्शन लेटर में क्या टर्म्स ऑफ है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है। In order to satisfy that interest has been charged on all performing account, an interest rate charged in accordance with the bank's internal regulation directive of the RBI and agreement with the respective borrower। अपन ये सारी चीजें यहाँ पे देख ली थी। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, रेन्यूअल चार्जेस वगैरह। देखिए अपन ने क्या बोला था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर वगैरह जो थे वो ध्यान रखना क्या बोल रहे थे, इनहेंसमेंट करने का भी बोल रहे थे, राइट। क्या कर रहे थे, एक्सटेंशन इनहेंसमेंट वगैरह करने का भी बोल रहे थे। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, रेन्यूअल चार्जेस वगैरह भी देखेंगे। साथ में आप क्या देखोगे, प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह भी देखोगे। तो उसमें आपको क्या देखना है, क्या ये एज पर बैंक सर्कुलर जो बैंक की जो अप्रूव पॉलिसी वगैरह क्या उसके अकॉर्डिंग है, आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, राइट। इंश्योर दैट ऑल चार्जेस आर डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ फैसिलिटी टू द न्यू कस्टमर। फिर ध्यान रखना पैनल चार्जेस, उस केस में आप सैंक्शन लेटर वगैरह देखोगे कि ड्यू डेट वगैरह क्या है, राइट। उस केस में अगर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं है तो क्या उसमें पैनल चार्जेस वगैरह हो रहे हैं। ध्यान रखने का स्टॉक रिकॉर्ड आपको सबमिट करने का, वो भी रिकॉर्ड अगर सबमिट नहीं करा तो क्या बैंक उस पर एडिक्वेट चार्जेस लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन चार्जेस वगैरह इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन इन केस ऑफ अदर टाइप ऑफ गारंटीज, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेसर्स GH एंड एसोसिएट have been appointed as a central statutory auditor of a BNB Bank, a nationalized bank headquartered in New Delhi, for the financial year 22-23. A bank function in automated environment using FLC software. देखिए क्या बोला, while planning audit report, one of the partner highlighted that some matter covered by Company Act 2013 and the requirement of a CARO 2020 reporting. You are required to answer the following. List the matter covered under Company Act 2013 एंड रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020। तो देखिए पहले तो कारो एप्लीकेबल नहीं है, इन केस ऑफ बैंकिंग कारो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा लिस्ट द मैटर्स, तो देखिए जो 143(3) में जो दिए होते आपको उस पर रिपोर्ट करना है। साथ में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे भी आपको रिपोर्ट करना है। साथ में जो रूल 11 में जो मैटर्स दिए हुए होते हैं आपको उस पर भी क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। देखिए 143(3) इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल,
एंड रूल 11, इस पर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। और जो कारो 2020 है वो एप्लीकेबल नहीं होता है इन केस ऑफ बैंकिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड अ सिस्टम इन अ बैंक। देखिए अपने क्लास में क्या डिस्कस किया था, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है। बैंक में इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होने चाहिए, इसलिए क्या होता है एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एक और एलिमेंट लाया गया इन केस ऑफ बैंक। ये कुछ नया नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तब भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए क्या बोलता है इसमें, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है, उसको मेजर करना है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बैंक के ऑपरेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, क्या लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, उसका एनवायरनमेंट, उसके इन्वेस्टमेंट या फिर उसकी जो दूसरी स्ट्रेटेजीज वगैरह है, राइट। आपको क्या करना है, उनको कंसीडर करना है और देखना है कि ऐसी कोई सिचुएशंस है, राइट, जो क्या कर सकती है, थ्रेट पहुंचा सकती है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके बेस पे क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और मेजर करना है। एक बार आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर दिया, साथ में उसका इफेक्ट देख ले किस तरीके से वो है ना अफेक्ट कर सकती है बैंकिंग के ऑपरेशंस को। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल पॉलिसी डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल पॉलिसी डिजाइन करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली जो रिस्क थी, जो थ्रेट था, हम क्या करेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे। जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगाना, इंटरनल चेक लगाना, बोर्ड अप्रूव पॉलिसी क्या करना, प्रीपेड वगैरह करना, राइट। वो क्या होती है, कंट्रोलर पॉलिसी। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, एक बार वो कर दिया तो बाद में अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। क्या क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। जो हमने जो कंट्रोल एक्टिविटी जो एस्टेब्लिश करी है, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या कोई करेक्टिव एक्शन लेने हैं या नहीं लेने, क्या कोई कंट्रोल्स का ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हमको वहां पे कोई करेक्टिव एक्शन लेने हैं नहीं लेने। साथ में क्या बैंक के कोई एनवायरमेंट में चेंज हुआ है जो नई रिस्क को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहा है। तो वो क्या होता है, बेसिकली मॉनिटरिंग। क्या करना, एक बार बना के छोड़ देने पे काम पर्पज पूरा नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होता है। फिर ध्यान रखना, ये जो भी चीजें अपन जो कर रहे हैं उसके लिए अपन को क्या चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कैसी चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इन सब चीजों के लिए। तो इसने क्या बोला, लास्ट में आपके पास कैसा होना चाहिए, एक रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, जो आपको क्या कर सकता है, टाइमली बेसिस पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको क्या करे, सबमिट करे। क्योंकि अगर आपको टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी आप क्या कर पाओगे, एक्यूरेट डिसीजन ले पाओगे। फिर ध्यान रखना, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बैंक के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को है ना एड्रेस करा। क्या करा है, बैंक के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को असेस करा, ये ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। इसलिए क्या बोलता है, इसमें टीसीडब्ल्यूजी का क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जो ओवरऑल पॉलिसी है उसको कौन अप्रूव करेगा, टीसीडब्ल्यूजी अप्रूव करेगा। टीसीडब्ल्यूजी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, वो भी बैंक के क्या करेंगे, ऑपरेशन वगैरह को कंसीडर करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे केवल क्या बोलता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ टीसीडब्ल्यूजी। फिर क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क। फिर क्या बोलता है, रिस्क के बेसिस पे आपको कंट्रोल एक्टिविटी लगानी है। फिर मॉनिटरिंग ऑफ द एक्टिविटी, लास्ट में क्या था, रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक बार आप रीड करिए ना, इसमें और कुछ भी नया नहीं दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन arise in the audit of bank because of certain characteristics are distinguished from other commercial operations and hence it needs a special auditor consideration. As an auditor of a bank, specify the various peculiarities which may necessitate a special audit consideration to be taken care by you. देखिए
अपन क्या बोला था, जब भी अपन किसी एंटिटी की ऑडिट करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसके एनवायरमेंट, उसके ऑपरेशंस की क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। और ध्यान रखना अपन क्या क्या रहा, बैंक एक स्पेशल एंटिटी है जहाँ पे अपन क्या करना होता है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन क्या होता है, करने पड़ते हैं, राइट। तो हमने बैंक को स्पेशल एंटिटी क्यों बोला था? देखिए, बैंक अपन को पता है कि बैंक एक नॉर्मल एंटिटी से बहुत बड़ी एंटिटी होती है। साथ साथ में बैंक के होते हैं वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन, इसलिए अपन ने क्या बोला था, उसको है ना स्पेशल है ना एंटिटी बोला था। अब उसके है ना डिटेल में वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। क्लास में अपन ऑलरेडी डिस्कस किए थे, एक बार यहाँ से अपन देख लेते हैं। पहला तो जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन उसका नेचर, राइट, ड्यू टू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशन। देखिए, बैंक एडवांस देती है, लोन देती है, गारंटी देती है, डिपॉजिट वगैरह लेती है, राइट। उस पर और दूसरे आरबीआई के कुछ होते हैं ना, दूसरी गाइडलाइन वगैरह एप्लीकेबल होती है, उसके कारण उसको इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करने होते हैं। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड देयर एक्सपोजर। देखिए, बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मल्टीपल्स ऑफ करोड़ में होता है, साथ में उसका एक्सपोजर भी ज्यादा होता है, साथ में उस पर क्या होता है, पब्लिक फंड भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। साथ में ध्यान रखना, बैंक पे क्या होता है, मल्टीपल लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है। कि आपने देखा था 10 से 12 है ना डायरेक्ट लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जिसको ऑडिटर का भी नॉलेज, ऑडिटर को भी उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो बैंक के ऊपर तो ऑफकोर्स उससे ज्यादा लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। एक तो क्या होता है, मल्टीपल लॉ एंड रेगुलेशन बैंक पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और क्या है, जैसे कि हाईली डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बैंक आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत हाईली ना डिपेंडेंट है आईटी पर। ध्यान रखना, उसमें क्या होता है, रैपिडली उसमें क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं। एंड लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपको खुद को पता है कि बैंक के जो ऑपरेशन है, जो बैंक जो है ना प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज दे रहे थे, ध्यान रखना उसमें क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहा है। साथ में उसके ऑपरेशन के जो तरीका है वो भी ध्यान रखना सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है। और वो जो सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि ऑडिटिंग या फिर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो उतने रैपिडली चेंज नहीं हो रहे। इसीलिए ये कुछ है ना मेजर कारण है जिसके लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन करना चाहिए इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ बैंक, राइट। देखिए, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा, वॉल्यूमलेस स्केल ऑफ अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड देयर एक्सपोजर, डिपेंडेंस ऑन आईटी, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय द बैंकिंग प्रैक्टिसेज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, while doing the audit of a nationalized bank, your audit assistant inform you that there are a lot of irregularity in telegraphic transfer and demand draft. What guidance would be given to auditor assistant? देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो डिमांड ड्राफ्ट है या फिर जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर वगैरह है, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटी मिल रही है। तो आपको क्या करना है, अपने ऑडिट असिस्टेंट को गाइडेंस देना है। देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखिए डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता था, बैंक का एक फॉर्म वगैरह होता है, कस्टमर क्या करता है, उस जाके फॉर्म को फिलअप करता है, एक अमाउंट क्या करता है, डिपॉजिट करता है। बैंक उसके बिहाफ पे क्या करता है, डीडी इशू करता है। और कस्टमर क्या करता है, उस डीडी को जाके किसको दे देता है, रिसीवर, जिसको अल्टीमेटली पेमेंट रिसीव होना है वो क्या करता है, डीडी उसको देता है। और वो रिसीवर क्या करता है, अपने बैंक में जाकर उस डीडी को प्रेजेंट करता है। और जो उसका जो बैंक होता है वो क्या करता है, उसको अमाउंट उसके अकाउंट पर ट्रांसफर कर देता है। ये बेसिकली होता है डीडी। तो देखिए हमको डीडी में बेसिकली क्या क्या देखना है। पहला तो डीडी पे जो उसके जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, डीडी के जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो उसका जो स्टोरेज क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली सिक्योर होना चाहिए, राइट। दूसरा ध्यान रखना, जो डीडी इशू वगैरह हो रहा है वो प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, ऑथोराइज वगैरह होना चाहिए। साथ में ध्यान रखना जो कंफर्मेशन वगैरह जो पेयर ब्रांच है वो क्या करेगा, कंफर्मेशन वगैरह क्या करेगा, लेगा किससे, इशूइंग ब्रांच से। क्या करेगा, इशूइंग ब्रांच से क्या करेगा, कंफर्मेशन वगैरह लेगा। अब बात करते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर। ठीक है, काफी बार क्या होता है कि जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांसफर करने होते थे उस पर ध्यान रखना, क्या होता था, टेलीग्राम वगैरह काम आता था। टेलीग्राम में क्या होता है, बेसिकली एक कोड होता है, राइट। क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राफिक कोड बोलते हैं। वो ध्यान रखना वो एक बैंक को डिटरमाइन करता है, हर बैंक का एक अलग से टेलीग्राफिक कोड क्या होता है, कोड होता है। उसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि किसको है ना फंड ट्रांसफर करना।
तो जो टेलीग्राफिक कोड होता है वो ना किसको पता होना चाहिए, ओनली टू द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, और ध्यान रखना वो ट्रांसफर करने से पहले एक बार उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, राइट। तो देखिए एक बार क्या दिया हुआ है, देखिए कोड्स फॉर टीटी should be known only to responsible officer. Coding and decoding of the telegram should be done only by the authorized officer. ये तो किसके लेके दिया है, पहला तो ये दिया गया है टेलीग्राफिक ट्रांसफर को लेके। फिर ध्यान रखना बात किसकी कर रहे हैं, ऑथराइजेशन की। किसके बोले, सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर टीटी एंड डीडी शुड बी चेक बाय द ऑफिसर विद द सिग्नेचर बुक। All the TT and DD sold by the branches should be immediately confirmed by the advice to the branches concerned. If the paying branch does not receive proper confirmation of any TT or DD from the issuing branch or does not receive a credit in its account with the branch, it should take immediate step to determine the reasons. मतलब क्या था, कस्टमर ने जो रिसीवर है उसने अपने ब्रांच में ना डीडी बताई हो कि उसने क्या किया, ब्रांच ने पैसे ट्रांसफर कर दिए होंगे। अब अगर मान लीजिए उस ब्रांच को उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, उस केस में करेक्टिव एक्शंस वगैरह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एलसीओ बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक। एलसीओ बैंक also deals in providing credit and card facility to its account holder. The bank is aware of the fact that there should be strict control over storage and issue of a credit card. How will you evaluate internal control system in the area of a credit card operation of a bank? देखिए, अपन ने जब क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन को डील कर रहे थे उसके इंटरनल कंट्रोल को अपन उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला तो बैंक के पर्सपेक्टिव से, दूसरा बैंक एंड मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से, तीसरा बैंक एंड कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए पहले बैंक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए जब भी बैंक क्रेडिट कार्ड इश्यू करे, इश्यू करने से पहले उसको क्या करना है, क्रेडिट अप्रेजल करना है। क्या करना है, क्रेडिट अप्रेजल करना है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस असेस करनी है कि क्या उसको है ना क्रेडिट कार्ड इश्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है तो उसमें कितनी लिमिट वगैरह सेट करनी है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड का अप्रेजल, राइट। ध्यान रखना अगेन वो प्रॉपर्ली ऑथराइज होना चाहिए, एज पर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए, राइट, एज पर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए। तीसरा जो क्रेडिट का जो स्टोरेज वगैरह है ध्यान रखना वो भी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होना चाहिए, राइट, वो भी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होना चाहिए। तो ये तो हो गया बैंक के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से, बैंक के पर्सपेक्टिव से। अब हम बात कर लेते हैं बैंक और मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए क्या बोल रहा है, बैंक को एक एडिक्वेट सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए, बैंक को एक एडिक्वेट सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए। किस कारण से, तो देखिए मर्चेंट जब भी कोई क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करे, कोई भी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करे, उससे पहले वो कंफर्म कर पाए अनयूटिलाइज लिमिट ऑफ द कार्ड, राइट। देखिए जब भी अपन पेमेंट करने जाते हैं तो काफी बोलते हैं कि आपकी सर लिमिट एक्सीड हो गई है, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो मर्चेंट क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि उसमें अनयूटिलाइज लिमिट है या नहीं, राइट, अनयूटिलाइज्ड लिमिट या फिर कितनी लिमिट क्या है पेंडिंग है उस क्रेडिट कार्ड पे, राइट। साथ में जो भी मर्चेंट ने क्या किया है, कार्ड एक्सेप्ट किए हैं, उसकी रिपोर्टिंग टू द बैंक, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक एडिक्वेट सिस्टम होना चाहिए। साथ में ध्यान रखना अगर कोई क्रेडिट कार्ड क्या हो गया, ब्लॉक हो गया या फिर उस क्रेडिट कार्ड को रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो उसको भी इन्फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, बैंक को कोई लॉस वगैरह नहीं हो। साथ में ध्यान रखना जो मर्चेंट है उसको पेमेंट कब होगा, आफ्टर प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ द कार्ड, राइट। एक बार वो कार्ड एक्सेप्ट हो गया है, एक बार ऑथराइजेशन हो गया है, देखिए अपन पिन एंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑथराइजेशन, राइट। एक बार वो ऑथराइज हो गया है उसी के बाद क्या होगा, वो है ना ट्रांजेक्शन है ना एक्सेप्ट होगा। दूसरा जो भी है ना पेमेंट किया जाएगा, जो भी पेमेंट किया जाएगा मर्चेंट को, वो ध्यान रखना ग्रॉस ऑफ कमीशन होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, ग्रॉस ऑफ कमीशन होना चाहिए। कमीशन ध्यान रखना बैंक क्या करेगा, अलग से चार्ज करेगा, राइट। तो ये किसके पर्पज से देख लिया अपन ने, बैंक और मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से, राइट। ये अपन ने किसके बेसिस पे देख लिया, बैंक और मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से। अब हम देख लेते हैं बैंक और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, बैंक और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए पहला तो आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड इशू करने के बाद आपको क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है और फॉलो अप करना है। क्या करना है, मॉनिटर करना है एंड फॉलो अप करना है कि क्या जो लिमिट्स है उसको वापस से रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है, राइट। क्या वो जो पेमेंट है वो क्या वो रेगुलर बेसिस पे रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या कोई इमीडिएट एक्शन लेना है या नहीं लेना है, राइट।
उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर एंड फॉलो अप। दूसरा, टाइमली बेसिस पे क्या करना है, कस्टमर को है ना स्टेटमेंट सेंड हो जाए, उसके लिए भी आपको क्या करना है, एडिक्वेट सिस्टम में इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए टाइमली बेसिस पे स्टेटमेंट वगैरह क्या हो जाए, से है ना भिजवा दिए जाए, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं, अपन ने काफी सारे पॉइंट्स मिक्स में देख लिए हैं। देखिए सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए इन रिलेशन टू द क्रेडिट असेसमेंट। फिर ध्यान रखना इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए ओवर द स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ द कार्ड। देखिए वहां पे प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए थ्रू विच अ मर्चेंट कंफर्म द स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज्ड लिमिट। देखिए देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट ऑफ ऑल सेटलमेंट एक्सेप्टेड बाय देम। देखिए रिइंबर्समेंट टू मर्चेंट शुड बी ग्रॉस ऑफ कमीशन एंड दैट शुड बी ओनली डन आफ्टर द वैलिडिटी ऑफ मर्चेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द कार्ड। अब देखिए बैंक कस्टमर से बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए फॉर द सेंडिंग ऑफ अ स्टेटमेंट रेगुलरली टू द कस्टमर। कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड फॉलोअप करना है आपको कस्टमर के पेमेंट को। फिर ध्यान रखना क्या बोल रहा है, अगर ध्यान रखना अगर क्रेडिट लिमिट से क्या हो रहा है, ज़्यादा यूज हो रहा है तो आपको देखना है क्या ये ओवरड्यू रीजनेबल पीरियड से क्या हो रहा है, ज़्यादा रह रहा है, क्या वो रीजनेबल पीरियड के बाद भी है ना क्रेडिट कार्ड होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या उस केस में कोई एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। साथ में क्या उस केस में कोई प्रोविजनिंग वगैरह भी बनानी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो भी ध्यान रखना उसके साथ में ही देखा जाता है। ध्यान रखना साथ में आपको क्या करना है, पीरियडिकल रिव्यू करना है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अकाउंट एंड आल्सो नीड टू बी डिटरमाइन वेदर द प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड और नॉट। तो बड़ा इजी है। आप भी इसको अगर 3 पार्ट में करके करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यू आर ऑडिटिंग a small bank branch with a staff strength of a manager, cashier and 3 other staff S1, S2 and S3. Among allocation of work for other areas, S1 who is a peon also opened all mails and forward it to the concerned person. देखिए अपन का क्वेश्चन क्या है, चलिए छोटा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ आगे क्या बताता है, ही डज नॉट हैव अ सिग्नेचर बुक सो एज टू चेक द सिग्नेचर ऑन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस। S2 has a possession of all bank form. He maintain a record meticulously, which you have test check also. However, no one among the staff regularly check that. You are informed that being a small branch with a shortage of manpower, it is not possible to always check the work and records. देखिए क्या हो रहा है, इस बैंक में प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं है। पहला तो ध्यान रखना इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग प्रॉपर गाइडलाइन है कि जो भी मेल या फिर फॉरवर्ड जो है ना ब्रांच के पाएंगे उसको कौन ओपन करेगा, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर करेगा, कोई पियोन उसको ओपन नहीं करेगा। साथ में ध्यान रखना उसको सिग्नेचर बुक से वेरीफाई करना भी ध्यान रखना इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होना चाहिए। जिसका जो पियोन है उसके पास उसका कोई एक्सेस नहीं है, ना उसके पास होना चाहिए ना उसके पास कोई एक्सेस है। तो पहला तो एक तो इंटरनल कंट्रोल का है ना ये फॉलोअप नहीं हो रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, ये है ना उसमें क्या है लूपहोल है, डेफिशिएंसी है। दूसरा ध्यान रखना जो S2 है उसके पास सभी बैंक फॉर्म का क्या है पोजीशन है। साथ में ध्यान रखना उसका कोई है ना इंटरनल चेकर इंडिपेंडेंट चेकर नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। ये क्या है, डेप्रिसिएशन एंड इंटरनल कंट्रोलर है। फिर ध्यान रखना बैंक ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास मैन पावर कम है इसलिए हमारे क्या है कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये टेनेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, पहले तो बैंक में क्या होना चाहिए कि एक अच्छा सिस्टम इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। देखिए जो S1 जो पियोन है जो क्या कर रहा है मेल को ओपन कर रहा है, साथ में उसके पास सिग्नेचर बुक का भी क्या है एक्सेस नहीं है, ना उसको क्या कर रहा है क्रॉस चेक कर सकता है वो। तो ये क्या बोला है, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द जनरल इंटरनल कंट्रोल एज द मेल शुड बी ओपन बाय द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड द सिग्नेचर ऑन ऑल द लेटर एंड एडवाइस रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच ऑफ द बैंक एंड इज कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी चेक बाय एन ऑफिसर विद द सिग्नेचर बुक। ये ध्यान रखना क्या बोला था, जो भी ऑल द बैंक फॉर्म शुड बी केप्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर एंड अनदर ऑफिसर शुड वेरीफाई द इश्यूएंस एंड स्टॉक ऑफ सच अ स्टेशनरी। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल है उसका भी क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, ये भी उसे कंप्लायंस में नहीं है, यहाँ पे भी एक क्या है डिफिशियंसी है। और साथ में जो बैंक जो स्टेटमेंट दे रहा है कि उनके पास कम मैन पावर है इसलिए है ना प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं है, ये ध्यान रखना ये स्टेटमेंट एनेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। द ऑडिटर
शुड रिपोर्ट द सेम इन इज रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। साथ में ध्यान रखना अगर इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी वगैरह मिलती है तो उसको एलएफएआर में ध्यान रखना डिटेल में डील किया जाता है, राइट, उसको एलएफएआर में डिटेल में डील किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। द बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड on accrual basis income from dividend on security and units of mutual fund held by its agent at the end of the financial year. The dividend on security and units of mutual funds were declared after the end of financial year. Comment. देखिए, अपन ने क्लियरली ये डिस्कस किया था कि जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है उसको आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। तो देखिए वहां पे क्लियर पॉइंट दिया हुआ था, राइट। क्या दिया हुआ था? इन केस ऑफ डिविडेंड, इन केस ऑफ डिविडेंड, ध्यान रखना डिविडेंड को आप क्या करोगे, कैश बेसिस पे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। मतलब जब जिस समय आपको डिविडेंड रियलाइज हो रहा है तभी आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, तभी आप क्या करोगे, उसको इनकम है ना ट्रीट करोगे। एक एक्सेप्शन था, ध्यान रखना, अगर डिविडेंड, ध्यान रखना, अगर एजीएम में क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, ध्यान रखना जो डिविडेंड है वो क्या हो रहा है, एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है और साथ में उसको राइट टू रिसीव का क्या हो रहा है, राइट एस्टेब्लिश हो रहा है, राइट। उसका डिविडेंड को रिसीव करने का क्या हो रहा है, राइट एस्टेब्लिश हो रहा है। तो उस केस में ध्यान रखना आप उसको है ना एक्चुअल बेसिस पे क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। उस केस में ही आप उसको एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इंटरेस्ट के केस में भी ध्यान रखना, कहा था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह होती है, राइट, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसको आप ध्यान रखना एक्चुअल बेसिस पे कर सकते हो। उसमें अगर कंडीशंस थी, क्या कंडीशंस थी, पहले तो जो इंटरेस्ट है वो प्री डिटरमाइन होनी चाहिए, साथ में ध्यान रखना जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरली का पे हो रहा है, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको भी है ना एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है, जो डिविडेंड वगैरह है फ्रॉम द कॉर्पोरेट बॉडी वो ध्यान रखना कैश बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करनी है। इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड्स और डिवेंचर, income from government security and bonds and debenture of a corporate body where interest rate on these instruments are predetermined. Income could be booked on accrual basis provided interest is serviced regularly and as is not in arrears, right। फिर ध्यान रखना, अगर डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है और उसका राइट एस्टेब्लिश हो रहा है तो ध्यान रखना आप उसको क्या कर सकते हो, एक्चुअल बेसिस पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एबीएन बैंक वाज engaged in the business of providing portfolio management service to its customer, for which it took a prior approval from RBI. Your firm has been appointed as the statutory auditor of the bank financial statement for the year 22-23. Your senior has instructed you to verify the transaction of the portfolio management service. While verifying the transaction, you noticed that the bank is not maintained separate record for PMS transaction form from the bank own investment. As a statutory auditor, what methodology will be adopted by you for the verification of a PMS transaction? देखिए, बैंकिंग एक्ट और आरबीआई की प्रॉपर गाइडलाइन है क्या कि बैंक जो खुद के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करती है और जो क्लाइंट के बेस पे इन्वेस्टमेंट करती है, इट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, दोनों के जो रिकॉर्ड है वो ध्यान रखना सेपरेट मेंटेन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेपरेट मेंटेन होने चाहिए। बैंक का खुद के इन्वेस्टमेंट के साथ में ध्यान रखना उसके रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करेगी, उसका है ना सेपरेट मेंटेनेंस होना चाहिए। साथ में ध्यान रखना जो पीएमएस ट्रांजेक्शन है उनकी सेपरेट ऑडिट होनी चाहिए, राइट। उसकी बैंक को सेपरेट ऑडिट करानी है बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, राइट, और उसकी रिपोर्ट ध्यान रखना सबमिट होगी। साथ में ध्यान रखना उसकी रिपोर्ट आपको क्या करनी है, सबमिट करनी है टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, राइट। ठीक है, क्या बोलता है आरबीआई की गाइडलाइन, बैंक आर रिक्वायर्ड टू गेट द इन्वेस्टमेंट अंडर पीएमएस सेपरेटली ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। ABN Bank is required to prepare separate record for PMS as per the RBI guidelines on the PMS investment.
and the auditors are required to give a certificate separately for the same. In the above case, auditors should not verify PMS transaction, advise the bank to segregate the PMS transaction from its own investment, and they provide the certificate of action auditor as described above. In case of ABN Bank does not provide the same, the auditor may report accordingly, right? एक सेकंड गाइस होल्ड करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एबीसी बैंक had sanctioned credit limit of rupees 100 lakh to MS Volcart Limited on 1st September 2021. The renewal limit was due on 1st September 2022. While doing the statutory branch audit for the year ended 31st March 2023, you find that the renewal has not been done even to 180 days are over. देखिए नॉर्मली अगर 180 डेज पूरे हो जाते हैं तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है, एनपीए। अगर 180 डेज तक अगर लिमिट्स को रिन्यू नहीं किया जाता तो उसको अपन क्या करते हैं, एनपीए ट्रीट करते हैं। The bank says that the renewal process has been initiated on time and most of the documents are received. The account is operated regularly as in order. The balance is maintained within drawing power. It also shows a letter from the Volcart stating that due to sudden death of their auditor, new auditor had to be appointed. Procedure for appointment took some time and the new auditor was doing the audit in all over again. The limit was not renewed till 31/2023. However, the audited financial are received on 10th April 2023. The renewal letter was issued immediately. तो देखिए यहाँ पे क्या आया था कि देखिए ऑल दो यहाँ पे 180 डेज तो है ना एक्सीड हो गए, पर ध्यान रखना फिर भी ध्यान रखना ये क्या था, अकाउंट रेगुलरली ऑपरेट कर रहा था, ये अकाउंट इन ऑर्डर था, साथ में ध्यान रखना दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी रिसीव हो गए थे, साथ में बैंक के जो रीजन थे वो भी क्या थे, जेन्युइन वगैरह थे। तो यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सटेंस ओवर ट्रांजेक्शन देखना, क्या करना है यहाँ पे आपको सब्सटेंस ओवर ट्रांजेक्शन देखना है। साथ में यहाँ पे आपको AS4 को कंसिडर करना है जो क्या बोलता है कि ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है। क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है, और इसलिए आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट, ये है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इसी कारण से आपको इसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, इसी कारण से आपको इसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। देखिए नॉर्मली इसको क्या एनपीए ट्रीट करना चाहिए क्योंकि 180 डेज क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, इसके जो ऑपरेशन है ये क्या है, एक्सीलेंट है, वो ड्राइंग पावर के लिमिट में है, पूरे साल क्या कर रहा था, वो ऑपरेट कर रहा था। फिर ध्यान रखना फर्दर द लिमिट हैज बीन रिन्यूड बिफोर द साइनिंग ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। So even if the transaction sanction was issued after the balance sheet data, it relates to position as on the balance sheet data. Therefore, it is an adjusting event under AS4. So, event shopping, it is also a matter of substance over form. The auditor need to consider classifying the account as a standard asset. इसलिए आपको इसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, Your firm has been appointed as auditor of a branch of a nationalized bank. The bank is a constitutive member of a cash credit facility of rupees 50 crore to X Limited. Bank's own share is rupees 10 crore only. During the last 2 quarters, against a debit of rupees 1.75 crore towards interest, the credit in X Limited account are to the tune of rupees 1.25 crore only. Based on the certificate of the lead bank, the bank has classified the account of X Limited as a performing. देखिए यहाँ पे जो हमारी जो बैंक है वो लीड बैंक नहीं है, पहले तो हमारी जो बैंक है वो लीड बैंक नहीं है, पर यहाँ पे जो गाइडलाइन थी, यहाँ पे जो गाइडलाइन थी उन्होंने क्या बोला था, बैंक को अगर किसी एडवांस को अगर क्या करना है, अगर बैंक को किसी एडवांस को अगर एनपीए वगैरह ट्रीट करना है तो बैंक क्या करेगी, उसमें अपनी पॉलिसी वगैरह को क्या करेगी, कंसीडर करेगी। जो बैंक के खुद के जो रिस्क फैक्टर्स वगैरह है या बैंक का जो खुद का जो ट्रैक ऑफ रिकवरी है या फिर जो एक्सपीरियंस वगैरह है उसके बेसिस पे बैंक क्या करेगी, उसको एनपीए ट्रीट करेगी। और यहाँ पे ध्यान रखना बेस्ड ऑन 2 क्वार्टर, राइट, मतलब 180 दिन तक ध्यान रखना उसका क्या हुआ है, इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है। तो इस केस में ध्यान रखना बैंक को उसको एनपीए ट्रीट करना चाहिए। लीड बैंक की एडवाइस है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखिए ईच बैंक में क्लासिफाई द एडवांस गिवन बाय
it according to its own experience of recovery and other factors. In the present case, the last 2 quarters, the amount remains outstanding and thus interest amount should be reversed. The advance is to be classified as NPA, right? तो जो आपने जो 50 लाख का जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दी है इनकम, आपको क्या करना है, उसको रिवर्स करनी पड़ेगी। जब वो आपको रियलाइज होगी या फिर अकाउंट रेगुलर होगा तभी आप क्या कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैसेज एस लिमिटेड इज ए MSME यूनिट। द कंपनी डज मल्टीपल बैंकिंग। द कंपनी इज अवेलिंग कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम यू बैंक ऑफ ₹25 करोड़। The limit available remained less than 5 crore during the all days of financial year 22-23. देखिए, हमने उसको लिमिट कितनी दी है, 25 करोड़ की, और वो यूटिलाइज कितना कर रहा है, लेस देन 5 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर। द कंपनी हैज नॉट डन एनी क्रेडिट इन कैश क्रेडिट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर एज इट इज ऑपरेटिंग करंट अकाउंट एंड न्यूली ओपनड अनदर बैंक ब्रांच एडजॉइनिंग द कंपनी जो प्रीमाइसेज। कंपनी क्या कर रही है, कहीं और से भी है ना, उन्होंने कैश क्रेडिट लिया और कंपनी क्या कर रही है, वहां से ट्रांजेक्शन कर रही है। क्या कर रही है, कंपनी वहां से ट्रांजेक्शन कर रही है। द कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक एंड डेटर एंड DP ऑफ ₹25 करोड़ रिमेन ऑल ओवर द ईयर। द कंपनी इज अवेलिंग टर्म लोन फ्रॉम द अदर बैंक ब्रांचेज। नाउ द बैंक ब्रांचेज इंसिस्टिंग टू रूट द सेल प्रोसेस टू यू बैंक, अदरवाइज कैश क्रेडिट लिमिट एंड टर्म लोन अकाउंट विद अदर बैंक विल बी ट्रीटेड एज NPA। कंपनी सीक्स योर ओपिनियन। अब देखिए, अपने क्या बोला था, अगर इंटरेस्ट या फिर जो प्रिंसिपल है तो उसका नॉन पेमेंट होता है, राइट, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको अपन क्या करते हैं, NPA ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, NPA ट्रीट करते हैं। ये मैंने क्या बोला था, एक फैक्टर है, उसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स वगैरह होते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपने एडवांस वगैरह दिया है, अगर वो एडवांस आपको क्या कर रही है, इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है, या फिर बैंक आपके जो दूसरे जो है ना पॉलिसी की जो फैक्टर्स वगैरह है, जो रिस्क एसोसिएटेड वगैरह है, या फिर जो सिक्योरिटी वगैरह जो है बैंक के नाम पे, बैंक क्या करती है, उसके बेसिस पे भी कंसीडर करती है कि उस एडवांस को है ना NPA ट्रीट करना है या नहीं करना है। क्या वो है ना इंटेंसिकली वीक वगैरह तो नहीं है। अब ध्यान रखना, जो ये वाला जो केस है, यहाँ पे वो जो एडवांस जो बैंक ने दिया है, वो बैंक को कोई भी ना इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है, क्योंकि जो कंपनी है उसने कोई भी क्रेडिट ले ही नहीं रही है। जब क्रेडिट, देखिए कैश क्रेडिट में क्या होता है, जो क्रेडिट यूटिलाइज होता है उसी पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब यहाँ तो कंपनी कोई क्रेडिट ले ही नहीं रही है, अगर ले ही नहीं रही तो क्या है ना, वो बैंक को कोई इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है। अगर इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उसको NPA ट्रीट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, NPA ट्रीट करना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना, अगर आप अगर कोई बैंक उसको NPA ट्रीट करना चाहता है तो सिर्फ खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट, वो बैंक सिर्फ खुद के पर्पज के लिए उसको NPA ट्रीट कर सकता है। दूसरे बैंक में जो आपका अकाउंट है उस पर है ना इसका कोई इफेक्ट नहीं जाता है, राइट, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। देखिए, एडवांस विल बी क्लासिफाइड एज NPA इफ इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर अ बैंक, और इस केस में ना बैंक को कोई इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है। देखिए कंक्लूजन क्या है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी विद यू बैंक नीड टू बी क्लासिफाइड NPA एज देयर नो क्रेडिट इन द अकाउंट टू सर्व द इंटरेस्ट चार्ज इन द अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म लोन विद अदर बैंक डिपेंड्स अपॉन द पेमेंट मेड टू द दैट बैंक, राइट। तो इस बैंक में उनका क्या स्टेटस है, उसका दूसरे बैंक अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरे बैंकों के अकाउंट में, राइट, दूसरे बैंकों के अकाउंट में। अगर उसी बैंक, अगर मान लीजिए अगर कोई बैंक का आपका कोई एक अकाउंट क्या करता है, NPA ट्रीट करता है, राइट, तो मैं बताना, अगर आपके कोई दूसरे अकाउंट है उस बैंक के साथ में, क्या वो भी NPA ट्रीट होंगे या नहीं होंगे, ये भी मुझे जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शाह एंड कंपनी had been allocated the branch audit of Nationalized Bank for the year ended 31st March. An amount is said to be overdue. If it is not paid on the due date fixed by the bank, an account should be treated as out of order if the outstanding balance remain continuously in excess of a sanctioned limit of drawing power, or if they are credited continuously for 90 days as on the balance sheet date, or the credits are not enough to recover the interest debited during the same period. In the audit planning, the partner signed company observed that the allotted branch are predominantly based in rural areas and major portion of the advance were of the agricultural purpose. He needs assistance in
in incorporating the criteria prescribed for determination of NPA norm in respect of agricultural advance। देखिए एग्रीकल्चर एडवांस में क्या दिया हुआ था, अगर लॉन्ग क्रॉप सीजन है, कौन सी है, अगर लॉन्ग क्रॉप सीजन है तो ध्यान रखना, उसमें ध्यान रखना एक सीजन अलग होती है। लॉन्ग क्रॉप कौन सी होती है, जिसको नॉर्मली 12 मंथ से ज्यादा लगता है, 1 ईयर से ज्यादा लगता है, राइट, उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सीजन। उसमें उस केस में ध्यान रखना, अगर 1 साल एक्सिड कर जाता है, 1 साल एक्सिड करता है तो अपन उसको क्या करते हैं, एनपीए ट्रीट करते हैं। और ध्यान रखना शॉर्ट टर्म अदर देन लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म के केस में ध्यान रखना, अगर पेमेंट दो शॉर्ट टर्म के लिए अगर पेमेंट नहीं होता तो उसको क्या किया जाता है, एनपीए ट्रीट किया जाता है। इसमें 90 डेज वाला कंसेप्ट नहीं रखता है। अब ध्यान रखना इसमें वही क्रॉप इंक्लूड होगी जो मास्टर सर्कुलर में है ना आरबीआई ने दी, राइट, जो मास्टर सर्कुलर में जो है ना क्रॉप्स दी हुई है, ध्यान रखना वही क्रॉप यहाँ पे इंक्लूड होगी। ये ध्यान रखना डिपेंड करती है प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर, राइट। देखिए क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एडवांस इज क्लासिफाइड एनपीए इफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट इज ओवरड्यू फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप फॉर मोर देन 1 ईयर, या फिर इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मोर देन 2 क्रॉप सीजन। अगर 2 सीजन तक अगर ओवरड्यू रहता है तभी उसको ध्यान रखना एनपीए ट्रीट करता है जाता है। ध्यान रखना इसमें वही ना क्रॉप इंक्लूड होगी जो ध्यान रखना मास्टर सर्कुलर में दी गई है एज पर द लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर, राइट। इसमें ध्यान रखना 90 डेज वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ गुड समृद्धन बैंक एज एट 31st March 2023 you observe the following: in a particular account there was no recovery in the past 18 months. The bank has not applied the NPA norms as well as the income recognition norm to this particular account. When queried, the bank management replied that this account was guaranteed by the CG, hence these norms were not applied. The bank has not invoked the guarantee. Please respond. Would your answer be different if the advance is guaranteed by the state government? देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड कोई गारंटी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड कोई गारंटी है तो उस केस में ध्यान रखना क्या होता है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी है ना वापस नहीं ले लेती, रेप्यूडिएट नहीं कर लेती है, तब तक हम उस एडवांस को ध्यान रखना, तब तक हम उस एडवांस को ध्यान रखना एनपीए ट्रीट नहीं करते, राइट। तो ध्यान रखना ये जो बेनिफिट दिया हुआ है ओनली फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस, ओनली फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस एंड प्रोविजनिंग के लिए दिया हुआ है, राइट। मतलब इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक गारंटी है तो उस केस में आपको ऐसे एडवांस के लिए आपको उसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं, साथ में उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना ये वाला जो रिलैक्सेशन है ये इनकम रिकॉग्निशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना इनकम रिकॉग्निशन, राइट। जो एडवांस में जो आपने जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो जो आप जो इनकम रिकॉग्नाइज कर रहे हो वो ध्यान रखना उस पर बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है। आप इंटरेस्ट पे तो ध्यान रखना ये वाला रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो एनपीए ट्रीट हो जाता है तो आप है ना उस पर इंटरेस्ट आप एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप उसको ध्यान रखना रियलाइज बेसिस पे ही रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ में ध्यान रखना 18 मंथ्स हो गए हैं फिर भी अगर बैंक है ना गारंटी इन्वोक क्यों नहीं कर रहा है, आपको बैंक से ये भी रीजन से लेने पड़ेंगे, कि आपने है ना गारंटी को इन्वोक को क्यों नहीं किया। फिर ध्यान रखना अगर एसडीए, अगर ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखना अगर ऐसी गारंटी दे रहा है तो किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं है, ये देखिए जो एग्जाम्पशन दिया हुआ है इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। तो देखिए जो एनपीए के आप रिकॉर्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो फॉर द प्रोविजनिंग उसके लिए तो बैंक सही है, पर जो आपने जो इनकम रिकॉग्नाइज कर दी है वो ध्यान रखना वो एज पर एनपीए नॉर्म से नहीं है। इसका कुछ आंसर पेंडिंग है। ओके ये देखिए ये वाला से लेके यहाँ तक ये आंसर ऊपर वाले का है। इन द प्रेजेंट केस बैंक हैज नॉट इन्वोक्ड गारंटी, तो क्वेश्चन ऑफ रेप्यूटेशन डज नॉट अराइज, therefore advance need not be classified NPA in case of central government guarantee
However, this exemption is not available in respect of income recognition. No, the income to the extent not recovered should be reversed. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, your firm has been appointed as a branch auditor of East West Bank Limited in carrying out verification of the advance. What are the primary evidence you will look into? एक सेकेंड होल्ड करिएगा. हाँ जी, अपन कहाँ पे थे? एडवांसेज का वेरिफिकेशन. तो देखिए एडवांसेज के बेसिकली अपन एडवांसेज में क्या क्या देखते हैं. देखिए एडवांसेज के केस में पहले तो अपन देखेंगे उसका वैल्यूएशन, उसका एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीशन, उसकी राइट, डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस विथ आरबीआई एंड बैंक एक्ट एंड बैंक की पॉलिसी. राइट? तो देखिए वैल्यूएशन सबसे पहले अपन देखेंगे जो एडवांस का जो वैल्यूएशन है. राइट? उसमें जो उसका जो वैल्यू जो फाइनेंशियल बताई जा रही है क्या वो बराबर है या नहीं है, क्या वो बराबर है या नहीं है, क्या उसमें प्रॉपर अकाउंटिंग करी जा रही है या नहीं करी जा रही है. राइट? दूसरा अपन देखेंगे उसका एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस. राइट? मतलब जो जितने भी आपने एडवांस दिए हैं क्या वो उसका कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है. कोई अनरिकॉर्डेड एडवांस तो नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड एडवांस तो नहीं है. राइट? फिर अपन देखेंगे राइट्स, मतलब ये जो एडवांस है वो ड्यू टू द बैंक होना चाहिए. राइट? वो ड्यू टू द बैंक होना चाहिए, बैंक का उस पर है ना राइट होना चाहिए ऐसे एडवांसेज पे. साथ में देखना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. अगर आरबीआई की या फिर बैंक की पॉलिसी है या फिर बैंकिंग एक्ट है या फिर जो कंपनी है जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे रही है क्या उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर आपको उसके अकॉर्डिंग क्या एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है. साथ में कंप्लायंस विद आरबीआई. दूसरी अगर कोई आरबीआई की कोई रिक्वायरमेंट है मास्टर सर्कुलर वगैरह की या मास्टर डायरेक्शन वगैरह में कोई रिक्वायरमेंट दे रखी है इन रिलेशन टू एडवांसेज वगैरह, जैसे उसका क्लासिफिकेशन या फिर उसकी जो प्रोविजनिंग वगैरह या फिर उसके जो इनकम रिकॉग्निशन वगैरह है क्या उससे कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. राइट? साथ में अपन डॉक्यूमेंट्स एडवांसेज के केस में एक और चीज देखेंगे, प्रॉपर्ली सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स. प्रॉपर्ली सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वहीं से अपन को पता चलेगी उसकी इंटरेस्ट इनकम, उसका क्लासिफिकेशन, राइट, राइट्स ऑफ द बैंक. देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है ड्यू टू द बैंक, बैंक का क्या होना चाहिए राइट होना चाहिए एंड सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट्स. नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस का मतलब क्या है कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन. फिर आप देखोगे वैल्यूएशन ऑफ द एडवांसेस, साथ में उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग वगैरह देखोगे. फिर आप देखोगे जो एडवांसेज है क्या उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, क्या उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया है या नहीं दिया है एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द रेलेवेंट स्टैट्यूटरी एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब आरबीआई की पॉलिसी, बैंकिंग एक्ट या फिर जो बैंक की जो पॉलिसी है क्या उसके अकॉर्डिंग क्या उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर वगैरह है या नहीं. क्या एप्रोप्रिएट प्रोविजन बना या नहीं बनाया गया एज पर द आरबीआई नॉर्म्स या फिर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया. बड़ा इजी क्वेश्चन था. देखिए इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ स्किप बैंक लिमिटेड you found that the bank had sold a certain NPA. Draft the point of audit check that are very relevant to this area of checking. देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है एनपीए के सेल को लेके. तो देखिए जब भी आप एनपीए को सेल कर रहे हो उससे पहले आपको हमेशा देखनी है कि क्या बैंक ने उसके रिगार्डिंग एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सेटअप किए हैं. साथ में जो भी एनपीए जो हो रहा है क्या वो प्रॉपर्ली ऑथराइज है, क्या वो एज पर बैंकिंग पॉलिसी है. साथ में अगर कोई आरबीआई की गाइडलाइन या फिर मास्टर सर्कुलर वगैरह है क्या उससे कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. सबसे पहले ऑडिटर क्या करना है एनपीए के केस में इन चीज़ों को देखना है. फिर अगर एनपी को सेल हो रहा है, सेल करे तो उसको उस केस में आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देखने हैं. पहला तो वो एटलीस्ट 2 साल के लिए क्या रह चुका हो, एनपी रह चुका हो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. आप उसको है ना केस बेसिस है ना कैश बेसिस पे आप क्या करोगे उसको है ना सेल करोगे. कोई कॉन्टिजेंस बेसिस पे आप उसको सेल नहीं करोगे. साथ में जो सेल होगा वो नॉन रिकोर्स बेसिस पे होगा, मतलब एक बार सेल कर दिया उसके बाद बैंक की वहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं रहेगी. राइट? उसके बाद आप क्या कर रहे हो उसको री रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. अगर ध्यान रखना आपने एनपीओ को सेल किया है फॉर मोर देन एनबीवी जो नेट बुक वैल्यू है उससे ज्यादा में अगर आपने उसको सेल किया है तो आप उसको है ना प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करोगे. आप उसको प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करोगे, नहीं आप कोई प्रोविजन वगैरह को क्या करोगे रिवर्स करोगे, आप उसको क्या करोगे रिटर्न करके रखोगे. साथ में ध्यान रखना अगर एनबीवी से कम में क्या किया है, अगर आपने उसको सेल किया तो आप उसको क्या करोगे इमीडिएटली उसको है ना एज ए लॉस रिकॉर्ड करोगे. राइट? अब परचेज ध्यान रखना अगेन सेम चीज करेगा, क्या करेगा जो कैटेगरीज एनपीए की
सेल करने वाले बैंक के बुक में थी, ध्यान रखना वही कैटेगरी है ना परचेजर की बुक में भी रहेगी। फिर ध्यान रखना इसको 100% क्या दिया है, रिस्क वेटेड है ना दिया है, राइट। देखिए पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो एज पर द बीओडी प्रोसीजर एंड साथ में उसके ध्यान रखना प्रॉपर ऑथराइजेशन वगैरह है या नहीं। फिर ध्यान रखना 2 साल वाली कंडीशन, विदाउट रिकोर्स प्रोसेस भी आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे। इसका मतलब क्या है, एक बार सेल कर दिया उसके बाद बैंक की कोई भी लायबिलिटी वहां पे नहीं है, ये हमेशा कैश बेसिस पे सेल होगा। द एंटायर सेल कंसिडरेशन हैज टू बी रिसीव्ड ऑन अपफ्रंट बेसिस। बैंक हैज नॉट परचेज्ड एन एनपीए विच इट हैड ओरिजिनली सोल्ड। एक बार आपने जो एनपीए सेल किया आप उसको वापस परचेज नहीं करोगे। ठीक है ना, एक बार सेल के बाद आप क्या करोगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दोगे। अगर आप बिलो आपने एनबीवी उसको सेल किया है तो आप क्या करोगे, उस लॉस को रिकॉर्ड करोगे इन द पीएनएल। अगर ध्यान रखना एनबीवी से ज्यादा में सेल किया है तो उसके सब प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करोगे, और उसके जगह आप क्या करोगे, उस अमाउंट को क्या करोगे, रिटर्न करके रखोगे, साथ में प्रोविजन को भी रिवर्स नहीं करोगे। फिर ध्यान रखना परचेजर की बात कर रहा है तो जो ध्यान रखना सेलिंग बैंक की जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट उसका स्टेटस था वही है ना, परचेजर के बैंक में भी है ना स्टेटस वही रहेगा। फिर ध्यान रखना क्या बोल रहा है, जो भी रिकवरी होगी उस एनपी के केस में तो पहले उसको उस कॉस्ट से एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो रहेगा उसको प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। और भी ध्यान रखना इसको 100% रिस्क वेट दिया गया है। एक बार इस क्वेश्चन को काट देना, इस क्वेश्चन का आधा पार्ट आया है आधा पार्ट नहीं आया है, और ये वैसे इतना रेलेवेंट भी नहीं, अपन इसको सेम क्वेश्चन आगे और पूछा गया अपन इसको वहां पे कवर कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the course of a statutory branch audit of KS Bank Limited, you observe that some borrower account have been regularized before balance sheet date by payment of overdue amount. Narrate the audit procedure to be carried out with special focus on the classification of advance and provisioning for NPA of the branch. देखिए जनरल गाइडलाइन क्या है, अगर बैलेंस शीट डेट से पहले अगर कोई एडवांस क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, कोई एनपीए रेगुलर हो जाता है बाय पेइंग ऑफ द ओवरड्यू अमाउंट, तो उसको ध्यान रखना उसको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसका क्या करोगे, क्लासिफिकेशन चेंज कर लोगे। और ध्यान रखना उसमें एक स्पेशल गाइडलाइन रहती है आरबीआई की कि अगर मान लीजिए कोई बैलेंस शीट डेट से जस्ट पहले अगर कोई एनपीए रेगुलराइज हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसको डिटेल में चेक करना है कि पहला तो क्या उसका जो पेमेंट हो रहा है क्या कोई जेन्युइन सोर्स से हो रहा है नहीं हो रहा। अगर जेन्युइन सोर्स से हो रहा है तो उसको क्या करें, रेगुलराइज कर दीजिए। फिर ध्यान रखना अगर ये बोलता है सबसिक्वेंट टू द रेगुलाइजेशन ऑफ द अकाउंट, फिर ध्यान रखना नेक्स्ट स्टेप में अगर इमीडिएटली ध्यान रखना क्या हो रहा है, वो वापस से लोन ले रही है, राइट। जो एंटिटी जिसने रेगुलाइज किया था वो क्या कर रहा है, वापस से लोन ले रही है, तो आपको अगेन देखना था कि जो पेमेंट हुआ था क्या वो जेन्युइन सोर्स से हुआ था या नहीं हुआ था, राइट। एक बार इसको रीड कर लेना, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही पॉइंट दिया हुआ है, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बैंक्स एडवांस पोर्टफोलियो कंप्राइजेस सिग्निफिकेंट लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट सुटेबल ऑडिट प्रोग्राम टू वेरीफाई दीज एडवांस। देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होगी, एज सिक्योरिटी होगी। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे पहले अपन देखेंगे उसके सरेंडर वैल्यू, उसके सरेंडर वैल्यू क्या है, राइट। उसके बाद ध्यान रखना अगर कोई प्रीमियम उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई प्रीमियम पे करना बाकी है तो यार उस प्रीमियम के अमाउंट को अपन क्या करेंगे, सरेंडर वैल्यू में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, राइट। और ध्यान रखना जो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ध्यान रखना बैंक के नाम में असाइन होनी चाहिए, साथ में ये बैंक के नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। वेदर दे असाइन टू बैंक एंड वेदर दे आर बीइंग रजिस्टर्ड विद द इंश्योर, मतलब बैंक के। See, the auditor should particularly see that if surrender value is subject to payment of certain premium, the amount of such premium has been deducted from the surrender value. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एमएनएस बैंक लिमिटेड सफरिंग फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ एनपीए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, मैनेजमेंट ऑफ द बैंक डिसाइडेड टू सेल सम ऑफ इट्स एनपीए। बैंक इज डूइंग दिस एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम
द मैनेजमेंट हैज सेलेक्टेड फॉलोइंग एनपीए अकाउंट फॉर अ सेल. Being an internal auditor of the bank, you are required to scrutinize proposal made by the branch and help them by providing specific point to be considered. तो देखिए पहले तो एनपीए की थियरी लिखी हुई होगी सेल के केस में, जब भी अपने 5 मिनट पहले डिस्कस करी, तो ये अपन से वापस से डिस्कस नहीं करेंगे. देखिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल क्या कर रही है मैनेजमेंट, सेल करने का सोच रही है. तो देखिए 18-19 वाला आप सेल कर सकते हो, 17-18 वाला सेल कर सकते हो, 20-21 वाला भी सेल कर सकते हो क्योंकि 2 साल हो गए हैं, 19-20 वाला कर सकते हो, 21-22 वाला आप नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी तक 2 साल नहीं हुए. राइट, इसको 2 साल नहीं हुए. अगर मैं फर्स्ट अप्रैल 2022 भी मानूं तब भी इसको ध्यान रखना अभी तक 2 साल नहीं हुए हैं. इस केस में आप ध्यान रखना जो एमएन वाला है आप उस एनपीए को सेल नहीं कर सकते, उसके अलावा बाकी 4 को आप सेल कर सकते हो. देखिए जो एमएन आयरन वर्क है जो 45.3 लाख वाला, आप उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि उसको लेस देन 2 ईयर हुए हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन है देखिए सीए सुंदरम is an engagement partner conducting statutory audit of a nationalized bank. The bank operates on CBS platform and the identification of NPA system based in accordance with the RBI guideline on asset classification. He wants to be assured of a satisfactory operation of internal control in this respect. He wants to be sure that there exists an internal control system in the bank which not only prevent and reduce the risk of a loan asset becoming NPA at the initial stages but also sends out a timely signal to the bank subsequently. ये किसकी बात कर रहे हैं? SMA की बात कर रहे हैं. जो स्पेशल मेंशन अकाउंट हो रहे हैं जो अभी नया जो आया है ये उसकी बात हो रही है. राइट, आप क्या करिए 90 डेज तक वेट मत करिए. राइट, अगर 30 दिन तक पेमेंट नहीं होता है तो आप उसको फर्स्ट कैटेगरी में डालिए. अगर इसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं हो रहा है आप उसको क्या करिए सेकंड SMA 2 कैटेगरी में डालिए. मतलब आप उसमें क्या होता है जो बोरोवर होता है आप उसको क्या करते हो प्रॉपर रिमाइंडर वगैरह देते हो, नोटिफिकेशन वगैरह देते हो, जिससे कि क्या होगा एनपीए में स्लिप नहीं हो. आपको क्या करना है इसी चीज को अपने सिस्टम में भी क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है. Now he is putting considerable importance of effective credit appraisal due to their role in preventing NPA slippage. While carrying out a walkthrough of initial control over advance of bank, especially in areas of credit appraisal and credit monitoring, identify any 4 specific control which you may be looking for. तो देखिए पहले तो आपको क्या करना चाहिए उसका क्रेडिट वर्दीनेस असेस करना चाहिए. बिफोर एडवांस कोई भी एडवांस आप दीजिए उससे पहले आप क्या करिए उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करिए. उसको अपन क्या बोलते हैं क्रेडिट अप्रेजल. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप उसके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है राइट, या फिर आपको ना एक्सटर्नल ऑडिटर से ना बोल सकते हैं आपकी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करिए. तो आप क्या कर सकते हैं रिपोर्ट बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए उसके क्रेडिट को है ना उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को क्या करना चाहिए असेस करना चाहिए. राइट, फिर ध्यान रखना एडवांस देने के बाद भी आपको क्या करना चाहिए उसको कंटिन्यूस उसकी एक्टिविटी को क्या करना चाहिए फॉलो अप एंड मॉनिटर करना चाहिए. देखना चाहिए क्या एडवांस को फिर से रेगुलाइज करने की या फिर जो रिव्यू करने की जरूरत है या नहीं. राइट, और ध्यान रखना एसएमए वाला एग्जाम्पल अपन ने पहले ही कंसिडर कर दिया है. देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है सैंक्शन स्टेज इश्यू स्टेज पे आप क्या करिए उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को क्या करिए असेस करिए. उसमें आप क्या कर सकते हो थर्ड पार्टी डेटा सोर्स भी आप ले सकते हो. फिर ध्यान रखना एसएमए का है ना रेफरेंस दे दिया कौन सा स्पेशल मेंशन अकाउंट का. देखिए इट कैन इनेबल बैंक टू इनिशिएट टाइमली रेमेडियल एक्शन टू प्रिवेंट पोटेंशियल स्लिपेज इनटू द एनपी. जैसे ही ओवरड्यू हो जाए मतलब जैसे ही है ना उसका पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए उसको SMA 1 में डाल दीजिए, जिससे क्या होगा वो अलग से है ना हाईलाइट कैटेगरी हो जाएगा और बैंक क्या करेगी उस पर रेमेडियल एक्शन लेती रहेगी. और इसी चीज को आपको क्या करना है अपने इंटरनल कंट्रोल में क्या करना है इंटीग्रेट करना है. उसको क्या बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम. फिर ध्यान रखना क्या बोला था कंटिन्यूस आपको क्या करना है उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर वगैरह भी करना है. क्या बोलता है रिपोर्टिंग ऑफ रीपेमेंट बिहेवियर ऑफ द बोरोवर इन देयर लोन अकाउंट. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये नया क्वेश्चन है. देखिए PQS एंड एसोसिएट आर वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर ऑफ KNO बैंक
for the year 22-23. While auditing KNO Bank, they are analyzing industry data relating to NPA in selected public sector bank as a part of risk assessment procedure. In the above context, what do you understand by the gross NPA, net NPA as on the reporting date? In the context of financial statement of a bank, as an audit of KNO Bank, what inference would you draw by comparing the ratio of a net NPA to net advance with the other public sector bank? देखिए सिंपल सा है, क्वेश्चन पूछा कि पहले तो ग्रॉस एनपीए क्या होता है, फिर पूछा नेट एनपीए क्या होता है, और जो रेशियो दिया हुआ है रेशियो ऑफ नेट एनपीए टू नेट एडवांस ये क्या होता है। यार आपकी फर्म इस केस में क्या इंडिकेट कर रही है? देखिए ग्रॉस एनपीए, देखिए ग्रॉस एनपीए एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर अपने जो भी एनपीए है और जो भी फ्रेश एनपीए अपने ड्यूरिंग द ईयर हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनपीए। उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनपीए। फिर ध्यान रखना उस ग्रॉस एनपीए में से जब अपन एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं जैसे कि प्रोविजन वगैरह बनाना उसको लेस करना, तो बाकी का जो बैलेंस रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नेट एनपीए। क्या बोलते हैं? नेट एनपीए। अब देखना जो नेट एनपी है यही एक्चुअली क्या है? एक्सपोजर है। यही एक्चुअली एक एक्सपोजर है यहाँ पे क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। यही यहाँ पे क्या होता है? एक्सपोजर। क्योंकि देखिए बाकी का अपन प्रोविजन बनाया अपने क्या क्या अलग से फंड रख दिया तो वहाँ पे तो लॉस होने का बैंक को है नहीं। तो जो नेट एनपीए जिसके रिगार्डिंग अपने पास कोई भी है ना प्रोविजन वगैरह नहीं है, तो यही तो एक्चुअली एक्सपोजर है ना जहाँ पे लॉस हो सकता है। तो देखिए हाँ, तो अपन को नेट एनपीए पता चल गया। ग्रॉस एनपीए क्या है उसमें से प्रोविजन लेस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? नेट एनपीए आ जाएगा। तो अपन को परसेंटेज क्या दिया हुआ है? 3.97%। मतलब जितने भी एडवांसेज है जैसे कि मान लीजिए इसका 25 गुना कर लीजिए आप, 1,30,000 करीबन 1,65,000 के आसपास क्या है बैंक के एडवांसेज। अगर मैं इस रेशियो को सही से कैलकुलेट करूं तो अराउंड 1,65,000 करोड़ के आसपास क्या है बैंक के एडवांसेज है, जिसमें 3.9 जिसका 3.97% क्या है? नेट एनपीए। राइट, मतलब ये क्या है? ये एक्सपोजर है। अब ध्यान रखना जो नेट एनपीए का जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नेट एनपीए का परसेंटेज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इससे क्या होता है? बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो पता चलती है। राइट, जितना ये परसेंटेज कम होगा बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ होगी वो क्या होगी? उतनी ही अच्छी होगी। राइट, बैंक लॉस को रिकवर करने के लिए क्या होगा? उतना ही ज्यादा कैपेबल होगा। तो ध्यान रखना हमारा जो परसेंटेज है वो जो सिमिलर इंडस्ट्री जो सिमिलर बैंक जो काम कर रहे हैं उस केस में जो हमारा जो ये परसेंटेज है वो सबसे ध्यान रखना ज्यादा है। तो यहाँ पे हमको सजेस्ट करना चाहिए इसको आपको क्या करना है? कम करना चाहिए। राइट, हम क्या करेंगे इस एरिया को हम क्या करेंगे? डिटेल में चेक करेंगे। अब इसको कैसे कम किया जा सकता है? या तो आप प्रोविजन का अमाउंट बढ़ा दीजिए या फिर आप क्या करिए? अच्छे एडवांसेज, राइट, गुड एडवांस का क्या करिए? अमाउंट बढ़ा दीजिए। देखिए ग्रॉस एनपीए क्या हुआ है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनपीए प्लस फ्रेश एनपीए। नेट एनपीए क्या होता है? अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ अ टोटल प्रोविजन हेल्ड अगेंस्ट सच एनपीए। देखिए जो परसेंटेज है क्या बताता है? इट शोज दैट देयर इज अ रिस्क दैट द बैंक कुड नॉट हैव मेड द रिक्वायर्ड प्रोविजन इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई गाइडलाइन। अ हायर नेट एनपीए indicate the probability and risk of under provisioning. Keeping in view of the above, audit procedure have to be tailored towards the examination and verification of this crucial area. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए अपन ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे? ऑडिट ऑफ बैंक्स को पूरा कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Messrs. Adi and Company Chartered Accountants have been allotted branch audit of Nationalized Bank for the year ended 31st March 2023. You are part of audit team and have been instructed by your partner to verify following areas. Examine whether premium has been paid on the policy and whether they are in force. Obtain certificate regarding surrender value from the insurer. ये मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत आ गया है। एग्जामिन द फॉलोइंग एरियाज।
फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर एनपीए नॉर्म फॉर द गवर्नमेंट गारंटी एडवांस, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, वापस नहीं देखेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर द एनपीए नॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ अ डेट एंड डेट ऑफ एडॉक सैंक्शन, ध्यान रखना यहाँ पे 180 डेज वाला था, ये पे अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वाला अपन देख लेंगे, ड्राइंग फॉर कैलकुलेशन फ्रॉम स्टॉक स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल अकाउंट, ये अपन देख लेंगे। ये लास्ट वाला भी अपन देख चुके हैं, अगर ये नहीं होता तो अपन इसको क्या करना है, एनपी रेट करना है। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए, ये एग्रीकल्चर एडवांस का आंसर दिया हुआ था यहाँ पे, हो सकता है क्वेश्चन में एग्रीकल्चर एडवांस हो तो कुछ हो सकता है मिस स्टेटमेंट अगर हो, अपन ऑलरेडी वैसे ये पॉइंट देख लिए थे, 3 पॉइंट्स हो। अपन एक ड्राइंग फॉर कैलकुलेशन वाला देख लेते हैं। देखिए पहले तो क्या बोल रहा है, जो ड्राइंग फॉर जो कैलकुलेट हो रहा है वो एज पर द गाइडलाइन फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। फिर ध्यान रखना क्या बोलता है, स्टॉक ऑडिट शुड बी कैरिड आउट by the bank for all account having a funded exposure of a more than stipulated limit। जो स्टॉक ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, ध्यान रखना उस रिपोर्ट को भी ध्यान रखना रिव्यू करी जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। और अगर वो कोई कमेंट वगैरह कर रहा है, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में कोई कमेंट वगैरह है, तो उसको ध्यान रखना कंसिडर किया जाएगा। फिर ड्राइंग फॉर नीड टू बी कैलकुलेटेड केयरफुल इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल एडवांस टू कंपनी इंगेज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, राइट। तो देखिए कुछ खास नहीं है, अपन इसको पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन ऑडिट ऑफ बैंक को पूरा कर लेंगे। थैंक यू, राधे राधे।